हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इसका पहला जो खंड था वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट के संबंध में, और हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के संबंध में लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, और हमने इसमें जो है बौद्ध वास्तुकला के संबंध में ही विशेष तौर पर जिक्र किया था। और फिर हमने स्तूप, चैत्य और विहार के बारे में आपको बतलाया था। हमने आपको शॉर्ट में जानकारी दी थी कि स्तूप जो है वास्तव में महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीरावशेष या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को जब किसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता था, तो ऐसे ही आकृति को स्तूप कहकर पुकारा गया। जब चैत्य की बात आती है तो उसके भी केंद्र में स्तूप ही होता है, लेकिन चैत्य वास्तव में बौद्धों का पूजा गृह होता है। जबकि विहार की अगर हम बात करें तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह को कहा जाता है। जिस तरह से सूफी संतों के आराम गाह को खानकाह कहकर पुकारा जाता है, ठीक इसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह को, उनके रेस्ट हाउस को विहार कहकर पुकारा जाता है। और इसके संबंध में हमने आपको कार्ले का चैत्य, कन्हेरी, भाजा वगैरह के चैत्य के बारे में जानकारी दी थी। साथ में हमने आपको जो है कार्ले का चैत्य के बारे में बताया था कि वो सबसे खूबसूरत है, जबकि भाजा का चैत्य जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। इसी प्रकार सांची के स्तूप के संबंध में, भरहूत के संबंध में हमने आपको जानकारी डिटेल में प्रदान की थी। तो ये सारी बातों की चर्चा करने के बाद उसमें जो डिस्कशन का मुद्दा बच जाता है वो है उसकी मूर्ति कला। और ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक हो जाता है। और आप देखिएगा इससे संबंधित जो सवाल मैं जानता हूं, मैं देखता हूं आईएएस के विशेषकर जो है उसके सवाल जो होते हैं बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, और आप समझ जाइए कि उसमें कॉन्सेप्चुअली जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हो। तो गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली की बात की जाए तो इसमें क्या है कि आज की इस क्लास में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि गांधार कला शैली क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसके जो है गतिविधियों का जो केंद्र था वो केंद्र क्या था, नीले वो उसके लिए कौन सी जो है सामग्री का प्रयोग किया जाता था। यही चीज मथुरा कला शैली के बारे में, यही बात अमरावती कला शैली के संबंध में हम सब देखेंगे। और एक बात जान लीजिए कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली बार मूर्ति पूजा के प्रमाण का जहां तक सवाल है, प्रश्न है, तो ये सबसे पहली बार स्पष्ट रूप से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप देखिए तो चाहे वैदिक युग हो या फिर जो है 6th सेंचुरी बीसी हो या फिर मौर्य काल तक की भी हम बात करें तो मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। मौर्य काल में आपको जो है परखम, मथुरा में बहुत सारे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के बारे में, दीदारगंज की चामर ग्राहिणी की मूर्तियों के बारे में साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार पटना के लोहानीपुर में भी बहुत सारे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसी मूर्तियों के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण पहली बार जिस काल में देखने को मिलते हैं उस काल को पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहकर पुकारा जाता है। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ना सिर्फ मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण बल्कि उस मूर्ति पूजा के निहित जो है उसमें मूर्तियों के निर्माण हेतु 3 स्पष्ट और एक सर्टेन जो है कह सकते हैं कला शैली का जन्म हुआ, जिसको जो है स्कूल ऑफ आर्ट कहकर पुकार सकते हैं। 3 स्कूल ऑफ आर्ट है और उसमें गांधार कला शैली हो गया, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली के बारे में। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट कला शैली है और इसमें बहुत सारे कह सकते हैं टेक्निकल सवाल भी आते हैं। उसकी टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ है कि उसकी विशेषता क्या है, गांधार कला शैली की या मथुरा और अमरावती कला शैली की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में समझेंगे।
और एक बात ध्यान रखिएगा कि वास्तव में इसमें जो है हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर मैं आपको वहां पर राइटअप जो है उस पर ले जाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया, मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली, ठीक है। इस मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने की है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिले, ठीक है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्पष्ट प्रमाण मूर्ति पूजा के कब मिलते हैं? पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में मिलते हैं। तो मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली का जन्म हुआ और उसी 3 कला शैली को गांधार कला, मथुरा और अमरावती कला शैली कहकर पुकारा जाता है। गांधार कला की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो हिस्सा है उस हिस्से में वहां पर जो है गांधार कला की गतिविधियों का केंद्र था। जैसे जलालाबाद हो गया, बीमरन हो गया, हड्ड हो गया, तक्षशिला हो गया, बामियान हो गया। आपको पता होगा कि 5-7 साल पहले तालिबानियों ने बामियान में, बैग्राम में स्थित महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। और यह ध्यान रखना है कि वो उन मूर्तियों का निर्माण इसी गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ था। तो गांधार कला शैली की गतिविधियों का जब केंद्र की बात आती है तो वो कहां पे हो जाएगा? वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो हिस्सा है उस हिस्से में, और उसमें जलालाबाद हो गया, बीमरन, हड्ड, तक्षशिला, बामियान, बैग्राम, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गांधार कला शैली की मूर्तियों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इस कला शैली की जो के अंतर्गत निर्मित होने वाली जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध नीले भूरे रंग के पत्थर, ये ध्यान रखना है आपको कि नीले भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग स्थानीय रूप से जो कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था उन मूर्तियों के निर्माण के लिए जो गांधार कला शैली के अंतर्गत बनाए जाते थे। इसके बाद इस बात को भी ध्यान में रखना है कि गांधार कला शैली की अगर हम बात करें तो इसको इंडो ग्रीकों ने जन्म दिया था। कुषाणों के समय में उसका पल्लवन, उसका पुष्पन और पल्लवन हुआ, ठीक है। उसका आप ये कह सकते हो कि इंडो ग्रीकों ने जन्म दिया, कुषाणों के समय में इसका जो है वास्तविक विकास हुआ। और यही बात ध्यान रखना है आपको कि ये मथुरा कला शैली के संदर्भ में भी कही जाती है। मथुरा कला शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की जो है पहली मूर्ति बनी, या फिर गांधार कला शैली के बारे में के अंतर्गत इस संबंध में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिएगा कि गांधार कला शैली हो या फिर मथुरा कला शैली, दोनों को जन्म इंडो ग्रीकों ने दिया, ठीक है। दोनों को जन्म इंडो ग्रीकों ने दिया, लेकिन दोनों का वास्तविक विकास की जब बात आएगी तो उसका वास्तविक विकास कुषाणों के समय में हुआ। जब अमरावती कला शैली की बात की जाएगी तो यहां पे देखिए, इसको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो कला शैली है ना, इसका जो है जन्म दिया इंडो ग्रीकों ने जन्म दिया। और इसका वास्तविक विकास की जब बात आएगी तो वो किसके समय में हुआ था? कुषाणों के समय में। ये ध्यान आपको रखना है ये दोनों के संबंध में। लेकिन जब अमरावती कला शैली की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमरावती कला शैली का जन्म व विकास दोनों किसके समय में हुआ था? सातवाहनों के समय में। तो अमरावती कला शैली का विकास जो है सातवाहनों के समय में हुआ। अब गांधार कला शैली की बात करें तो गांधार कला शैली में हमने आपको बताया कि इसमें जो निर्माण सामग्री थी, ठीक है, इसमें जो निर्माण सामग्री थी वो उस निर्माण सामग्री का प्रयोग जो है वो निर्माण सामग्री क्या था? नीले भूरे रंग के पत्थर। चूंकि यह स्थानीय रूप से, देखिए तीनों जगहों में स्थानीय रूप से जिसका प्रचुर उपलब्धि होगा उसका प्रयोग उस काल के मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। जैसे गांधार के आसपास के इलाके में नीले भूरे रंग के पत्थर बड़ी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए नीले भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया गांधार कला शैली की मूर्तियों के निर्माण के लिए। जब मथुरा कला शैली की बात की जाती है तो मथुरा कला शैली, मथुरा के आसपास के इलाके में लाल बलुआ पत्थर जो है बड़े पैमाने पर, रेड सैंडी स्टोन जिसको कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए
लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया मथुरा कला शैली की मूर्तियों के निर्माण के लिए। जब अमरावती कला शैली की बात की जाती है तो यह ध्यान रखना है कि यहां पर सफेद संगमरमर की बहुतायत में उपलब्धि होने की वजह से अमरावती का जो क्षेत्र है वहां पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। सफेद संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण किया गया और सारी मूर्तियों को मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको जो है समझाने के लिए। अब यहां पे देखिए समझना क्या है कि जब हम गांधार कला शैली की बात करते हैं, ठीक है, और मथुरा कला शैली, यद्यपि दोनों ने जन्म दिया, दोनों को जन्म दिया इंडो ग्रीकों ने, लेकिन फर्क यहां पे समझिएगा कि गांधार कला शैली को ग्रेको रोमन या ग्रेको बुद्धिस्ट, इसे ही इंडो ग्रीक शैली कहकर भी पुकारा जाता है, इसे ही इंडो ग्रीक शैली कहकर पुकारा जाता है। और कारण यह है कि वास्तव में इसमें जो गांधार कला शैली के जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के निर्माण की जो तकनीक है, तकनीक इस काल में क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत वो हो जाएगा यूनानी या ग्रीक हो जाएगा, लेकिन निर्माण की विषय वस्तु जो है भारतीय है, इंडियन है, इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली कहा गया। इसको ग्रेको बुद्धिस्ट शैली इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है, निर्माण की जो तकनीक है, वो तकनीक तो यूनानी है, ठीक है, निर्माण की तकनीक यूनानी है, लेकिन निर्माण की विषय वस्तु की जहां तक बात है तो निर्माण की विषय वस्तु वो क्या हो जाएगा, वो भारतीय हो जाएगा, और भारतीयों में भी क्या हो जाएगा, बुद्धिस्ट, ठीक है। इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली कहा गया। इंडो इसलिए क्योंकि निर्माण की विषय वस्तु भारतीय है, इसे ग्रेको या रोमन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके निर्माण की जो तकनीक है वो तकनीक ग्रीक है या फिर यूनानी है, इसलिए इसको इंडो ग्रीक कहा गया। ग्रेको बुद्धिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि निर्माण की जो तकनीक है वो तो ग्रीक है, लेकिन निर्माण की विषय वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसलिए उसको ग्रेको बुद्धिस्ट शैली कहकर पुकारा जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पहचाना जाएगा कि जो निर्माण की जो तकनीक है वो तकनीक ग्रीक है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि निर्माण की जो तकनीक इंडो ग्रीक है शैली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं उस पर ग्रीक जो इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट का दर्शन आप इस रूप में कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां ग्रीक देवता अपोलो की तरह बनाया गया, और मैं आपको कंपैरिजन करके आगे भी दिखलाने वाला हूं कि उसमें क्या जो है वो क्या है, किस समानता और किस आधार पे आप पहचानोगे कि ये गांधार कला शैली की मूर्तियां हैं और बल्कि वो मथुरा कला शैली की मूर्तियां हैं या फिर अमरावती कला शैली की मूर्तियां, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझ में आ गया कि इसको क्यों ग्रेको रोमन या ग्रेको बुद्धिस्ट शैली कहकर भी पुकारा जाता है। अब यहां पे देखना मथुरा कला शैली के बारे में, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जन्म दिया इंडो ग्रीकों ने, तो जन्म जब इंडो ग्रीकों ने दिया तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर यहां पर जो है इसको भी इंडो ग्रीक शैली करना चाहिए था। इसको जन्म, सॉरी एक मिनट, यहां पर इसको जन्म दिया था ग्रीकों ने, ठीक है ना, ग्रीकों ने यानी यूनानियों ने जन्म दिया था, तो जन्म इसको भी यूनानियों ने दिया, गांधार कला को भी यूनानियों ने दिया, तो फिर इसको इंडो ग्रीक शैली क्यों नहीं कहा गया, इसको ग्रेको रोमन या ग्रेको बुद्धिस्ट शैली क्यों नहीं कहा गया? तो रीजन ये था कि जन्म भले ही गांधार कला शैली को इंडो ग्रीकों ने दिया, फिर क्या मथुरा को कला शैली को भी जन्म ग्रीकों ने दिया, लेकिन क्या था कि गांधार कला से जैसे जैसे हम मथुरा कला शैली की ओर बढ़ते हैं तो गांधार कला शैली में विदेशी इंपैक्ट जो है वो ज्यादा दिखता है। मथुरा कला शैली तक जाते जाते जो मूर्ति निर्माण कला शैली थी वो विशुद्ध रूप से भारतीय होने लगते हैं। यहां पर गांधार कला शैली में क्या है कि यहां पर तकनीक पर ज्यादा बल दिया जाता था, यहां पर आध्यात्मिक जो भाव है बुद्ध की मूर्तियों में या पूजनीय जो मूर्तियां होती है उन मूर्तियों में जो स्पिरिचुअल जो एक एक्सप्रेशन जो देखने को मिलता है वो वहां पर जो है वो स्पष्ट रूप से उभरा नहीं था, और कह सकते हैं कि मानव शरीर के निरूपण पर ही पर्याप्त बल दिया जाता था। जैसे कि गांधार कला शैली की मूर्तियों की विशेषता की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि पारदर्शी वस्त्र की सीलवटें, ठीक है, पारदर्शी वस्त्र की सीलवटें, इसके बाद जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके बाद जो कह सकते हैं कि मांसपेशियों में सूक्ष्म उभार हो जाएगा, और एग्जैक्टली जिस तरह से बॉडी है उस तरह से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश, यानी कि गांधार कला शैली के अंतर्गत जो भी बुद्ध की मूर्तियां वगैरह बनी उन मूर्तियों में शरीर के
उभारने पर या शरीर के निरूपण पर विशेष तौर पे बल दिया गया, ना कि जो है उस, चूंकि बुद्ध की मूर्तियां पूजे जाने योग्य थी, तो पूजे जाने योग्य जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों में सुंदरता के साथ साथ क्या है कि उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का जो है भाव वो आना बहुत ही जरूरी होता है, जो गांधार कला शैली की मूर्तियों में देखने को नहीं मिलता। यही जब आप मथुरा कला शैली की मूर्तियों में जाएंगे तो उसमें क्या है कि उसमें शरीर की सुंदरता से ज्यादा बल उसमें आध्यात्मिकता को उभारने में ज्यादा दिया गया। तो इससे क्या हो जाता है कि जब हम पूजे जाने योग्य मूर्तियों की बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि वास्तव में उन मूर्तियों को देखने से हमें क्रमशः सांसारिकता से धीरे धीरे ऊपर आध्यात्मिकता की ओर उठने की एक प्रेरणा मिलती हो। जब तक ऐसी प्रेरणा किसी पूजनीय मूर्तियों में ना मिले तो फिर ऐसी मूर्तियों के पूजे जाने योग्य मूर्तियां कहने का कोई तात्पर्य जो है वो कह नहीं होगा। तो गांधार कला शैली में ये चीजें हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा गांधार कला शैली में ना ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मूर्तियां जिसमें घुंघराले बाल होंगे, ठीक है, जिसमें भी घुंघराले बाल होंगे उसमें यह ध्यान रखिएगा वो मूर्तियां सारी की सारी गांधार कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियां होंगी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो गांधार कला शैली मथुरा हो गया, अमरावती कला शैली, और इसमें एक दो बातें ध्यान रखिएगा कि इसमें गांधार कला शैली में सांसारिकता या कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के भाव को उकेर पाने में इस कला शैली के जो कलाकार थे वो जो है वो क्या है कि वो सक्षम नहीं थे। लेकिन जब मथुरा कला शैली की बात आती है तो इसमें आध्यात्मिक भावों का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। लेकिन देखिए अमरावती कला शैली, इन दोनों कला शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां या रिलीजियस जो है इसमें क्या था, संपुट जो है वो क्या है धार्मिक था। लेकिन एक दो बात आप समझिएगा कि मथुरा कला शैली की जब बात आती है ना तो इन सब में, इन तीनों कला शैलियों की अगर हम बात करें तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी विषय सामग्री के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो किसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, तो वो मथुरा कला शैली होगा। मथुरा कला शैली में ये ध्यान रखना है कि मथुरा कला शैली के अंतर्गत ना सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है बल्कि जैन धर्म हो गया, ब्राह्मण धर्म हो गया, इससे संबंधित मूर्तियों की का निर्माण हुआ, ठीक है, मूर्तियों का निर्माण हुआ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। तो मथुरा कला शैली के अंतर्गत मूर्तियों की जो निर्माण, जो धर्म से संबंधित मूर्तियां थी वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था बल्कि उसके अंतर्गत जैन धर्म हो गया, उसके अंतर्गत ही जो है फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर कि मथुरा में एक टीला है कंकाली टीला, और ये कंकाली टीला जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था मथुरा के कंकाली टीले में, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। और मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही जैन कला की अभिव्यक्ति एक विशेष प्रकार के पट्टी पे हुआ था, ठीक है, उसको अयाग पट्ट कहकर पुकारा जाता है, उसे अयाग पट्ट कहकर पुकारा जाता है। तो अयाग पट्ट, सवाल आएगा अयाग पट्ट का संबंध किस धर्म से है, ठीक है, अयाग पट्ट का संबंध किस धर्म से है, तो वो हो जाएगा जैन धर्म से। अयाग पट्ट का संबंध किस कला शैली से है, तो वो मथुरा कला शैली से। कंकाली टीला का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। यानी कि कंकाली टीला जो मथुरा में स्थित है वो किस धर्म की गतिविधियों का केंद्र रहा, तो वो हो जाएगा मथुरा कला शैली। ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पता नहीं हो, अगर आप कभी जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये मैं कितनी इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये दोनों विषय क्या है, रिलीजियस, बट अमरावती कला शैली को धर्म से, इसके अंतर्गत जो निर्मित मूर्तियां हैं ना वो मूर्ति, उन मूर्तियों में धर्म से इतर, ठीक है, धर्म से इतर धर्म निरपेक्ष भावों को उकेरने की कोशिश की गई, ठीक है। वहां पर अपेक्षाकृत आप ये कह सकते हो कि हम गांधार कला शैली से जब हम अमरावती कला शैली तक जाते हैं तो आप एक बात देखेंगे कि उसमें क्या है कि अपेक्षाकृत धर्म के जो
चश्मा या धर्म के जो आवरण से लिपटी हुई जो कला थी, वो कला धर्म से बाहर निकलकर अपेक्षाकृत एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हासिल कर लेता है। और जहां भी इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कला की विषय वस्तु धर्म है तो कलाकार को एक सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मकबूल फिदा हुसैन का नाम सुना होगा। मकबूल फिदा हुसैन ने सरस्वती का नग्न चित्र बनाया, और ये चूंकि आपने किसी धर्म विशेष को मुद्दा अपनी कला का बनाया, और उस धर्म विशेष का मुद्दा जब आपका था विषय, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सीमा का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि उस सीमा के पश्चात जो है फिर क्या होगा कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किए जा सकते हैं या आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती थी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर वो सामान्य जो है वो क्या है कि सांसारिक मतलब जो है विषय वस्तु में आपको जितनी नग्नता का प्रदर्शन करना था आप करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या है कि धर्म की अगर विषय वस्तु बनाते हो तो आपको सीमा का ध्यान रखना होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जिस कला शैली की विषय वस्तु अगर धर्म है तो फिर वहां पर कला का जो कह सकते हैं ना कि जो खुलकर जो विकास हो सकता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर आप कलाकारी कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि अरे ये धर्म है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो आपकी जो कूची तूलिका जो वर्तिका होता है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाके रुक जाता है। लेकिन जब विषय वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो वहां पर कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट हो जाता है, वहां पर आपके लिए आकाश ही सीमा है। फिर वहां पर आप अपनी कूची को, अपनी तूलिका वर्तिका समझिएगा। वर्तिका जो है ना, जैसे कोई आउटलाइन वगैरह तैयार करते हैं ना, किसी की भी जो है एक आकृति बनाया जाता है, तो जब आप एक आकृति बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि पेंसिल वगैरह सब कुछ लेते हैं, पहले एक आउटलाइन खींचते हो, तो जिससे आउटलाइन खींची जाती है उसी को वर्तिका कहा जाता है। और जब उसको कलर किया जाता है ना, कलर जिस ब्रश से करते हैं उस ब्रश को जो है तूलिका कहकर पुकारा जाता है। तो तूलिका वर्तिका आपका कह सकते हैं कि अमरावती कला शैली में वहां पर अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु होने की वजह से वहां पर कला का कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन हो पाया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि कला के लिए का चरितार्थ कौन सी कला शैली के अंतर्गत, या कला के लिए का जो आदर्श है वो आदर्श किस काल में चरितार्थ हुआ, किस कला शैली में चरितार्थ हुआ, तो वो सातवाहनों के समय में, और किस कला शैली में, अमरावती कला शैली में। तो बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। और इसकी निर्माण सामग्री के रूप में नीले भूरे रंग के पत्थर, यहाँ लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर हो गया। अब इसी को थोड़ा सामने एक इंट्रोडक्शन दिया, अब इसी बात को आगे हम सब देखेंगे। तो सबसे पहली बात गांधार मूर्ति कला शैली की बात करिए, पहला जो है। और हमने आपको जैसा आप देखिए जो भी मैं बताया हूं ना, जो भी यहां पे लिखा है वो सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं 2 बार मैंने आपको हमेशा बताया कि एक बार मैं लेक्चर्स दूंगा। चूंकि देखिए किसी भी क्लास में अगर आप करते हैं तो इसी चीज का इंपॉर्टेंस है कि जो लेक्चर्स जो है वो कैसे डिलीवर्ड किया जा रहा है। बाकी लिखी हुई चीजें तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसको समझाना, उसका एक्सप्लेनेशन देना, और उसको सबसे पहले एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिलीवर्ड करना, उसको समझाना, और उसके बाद उसकी लिखी हुई जो बातें या जो भी कह सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स शुड बी नोटेबल, वो जो है उसका डिस्कशन करना, उसको लिखित रूप में बताना, यही तो वास्तव में जो एक साइंटिफिक तरीका है। तो यहां पे देखना है गांधार मूर्ति कला शैली। इसमें देखिए सबसे पहली बात जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, यानी पश्चिमोत्तर जो भारत है, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के गांधार क्षेत्र में जो है वो क्या है कि विकसित हुआ। और इसका जन्म जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया, और कुषाणों के समय में इसका वास्तविक विकास हुआ, ये हमने आपको बता दिया। इस कला के नमूने जो है वो कहां पे मिलते हैं, हमने आपको बताया जलालाबाद, बीमरन, हड, तक्षशिला, बामियान, वैग्राम। यहां पे देखिए बामियान हो गया,
वैग्राम यहीं पे स्थित है। जो महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को तालिबानियों ने क्या किया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, उन मूर्तियों को तालिबानियों ने नष्ट कर दिया और मूर्ति निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध नीले भूरे रंग के, ठीक है, नीले भूरे रंग की जो परतदार चट्टानें, ठीक है, नीले भूरे रंग की जो परतदार चट्टानें थी और साथ में चूने मसाले का प्रयोग किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में गांधार क्षेत्र में इसका विकास हुआ और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसको जन्म दिया हिंद यूनानियों ने, और कुषाणों के समय में इसका वास्तविक विकास हुआ। इसका जो वास्तविक विकास है वो किसके समय में हुआ, कुषाणों के संरक्षण में। और इसके जो नमूने हैं वो नमूने कहाँ पे मिलते हैं, जलालाबाद, भीमरन, हड्ड, तक्षशिला का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, और इसके निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध, ठीक है, स्थानीय रूप से उपलब्ध मुख्यतः नीले भूरे रंग की परतदार चट्टानों और साथ ही मिट्टी तथा चूने मसाले का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी विशेषता, अब देखिए समझिए मैंने कितनी जो है मेहनत करके आपके लिए जो है, ताकि आसानी से समझे। जब पिक्चर से कहते हैं ना, एक पिक्चर जो है ना वो 1000 शब्दों की कहानियां कहता है, 1000 शब्दों की बातें बतलाता है। तो देखिए विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है ना, वो चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। हमने आपको बताया इस कला शैली की विषय वस्तु जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए सब मैं आपको 5-7 मिनट के लेक्चर में वो सारी बातें बता दी जितनी की जरूरत होती है। तो अब इस कला की विषय वस्तु जहां बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है, वहीं इसके निर्माण की तकनीक की बात आ रही है। विषय वस्तु तकनीक क्या है, यूनानी। निर्माण की विषय वस्तु बौद्ध धर्म का मतलब है इंडियन, तो इंडियन हो जाएगा। तकनीक जो है ग्रीक है, तो इंडो ग्रीक हो गया। तकनीक जो है ग्रीक है और बौद्ध धर्म है तो ग्रेको बुद्धिस्ट हो गया। इसलिए इस कला शैली को इंडो ग्रीक या ग्रेको रोमन या ग्रेको बुद्धिस्ट शैली कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, यूनानी प्रभाव का सबसे ज्वलंत उदाहरण यह है कि बुद्ध की निर्माण, अभी बताया ना, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण ग्रीक देवता अपोलो। अब आप देखिए ये ग्रीक देवता अपोलो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीक देवता अपोलो। अब मैं आपको बता देता सिर्फ जो है तो आपके दिमाग में बस रहता है कि हाँ रट लेना है अपोलो, लेकिन अब देखिए ये है, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, ये गांधार कला शैली में बनी हुई है। ठीक है, ये गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियां हैं और इसमें देखिएगा, इसमें आगे थोड़ा सा और दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरा घुंघराले बाल है और पारदर्शी वस्त्र की सिलवटें। सिलवटें कहने का मतलब है कि ये आयरन किया हुआ वस्त्र नहीं है। वस्त्र जो है वो क्या है कि मतलब जो है, जो आयरन ना किया हुआ जो वस्त्र होता है, मुड़ा हुआ वो सब जो उस तरह से लग रहा है, तो ये हो गया। इसके पीछे एक आभा मंडल है और ये चीज देखिएगा, ये जो है ये आप देखना है अभय की मुद्रा में। ठीक है, अभय की मुद्रा में जो है ये सब दिख, तो ये गांधार कला शैली की मूर्ति। और इनमें देखिएगा इनके भी घुंघराले बाल हैं, यहाँ भी घुंघराले बाल हैं और ये भी जो है दृष्टि खुली हुई है। तो इसके आधार पर जो है ये आसानी से समझा जा सकता है कि जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि घुंघराले बाल, ठीक है, वहां भी घुंघराले बाल, ये किस कला शैली की मूर्तियों की विशेषता मानी जाती है, तो वो गांधार मूर्ति कला शैली। वो कौन सी कला शैली है जिसको ग्रेको रोमन या ग्रेको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है, तो गांधार मूर्ति कला शैली। किसकी मूर्ति कला शैली के अंतर्गत निर्मित जो मूर्तियां हैं उसका निर्माण, बुद्ध की जो मूर्तियां वो ग्रीक देवता अपोलो की तरह हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गांधार कला शैली में। इसके आगे देखिए विशेषता गांधार कला, देखिए यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा घुंघराले बाल है, ये पारदर्शी वस्त्र है। ठीक है, देखिए मुड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं आयरन किया हुआ नहीं है, तो ये है। और एक चीज देखिएगा, इसका मैं गुप्त काल में जब आपको बताऊंगा तो एक सवाल जो है वो आया था। ठीक है, आप देखिएगा जब 2011 के बाद जब सी सेट जो है वो क्या है कि लागू किया गया प्रीलिम्स में, तो वहां पर क्या है कि एक सवाल पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली जो मूर्तियां हैं, वो भूमि स्पर्श की मुद्रा वाली जो मूर्ति है, वो भूमि स्पर्श का क्या, किस बात का प्रतीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा गुप्त काल में इस तरह की मूर्तियां जो बनी वहां पर महात्मा बुद्ध की 4 कला शैली में। एक हो गया अभय की मुद्रा, तो ये आशीर्वाद की मुद्रा है। ये हो जाएगा ध्यान की मुद्रा, उपदेश की मुद्रा, ये इस तरह
तरह से सीने में लगाकर जो है जब भी उपदेश देते थे इस तरह से, और एक है भूमि स्पर्श की, वो पालथी मार के बैठे हुए, ये हाथ जो है वो गोद में है और दूसरी हाथ जो है वो भूमि को स्पर्श करता हुआ। तो क्या मतलब है ये मुद्राओं के बारे में ये मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आईएएस में आया था कि भूमि स्पर्श वाली जो मुद्रा है महात्मा बुद्ध की पालथी मारकर बैठे हुए ध्यान की मुद्रा में, और ये हाथ जो है वो गोद में है, जबकि राइट हैंड साइड वो भूमि स्पर्श ऐसे है और ये भूमि स्पर्श कर रहा है। तो ये जो भूमि स्पर्श वाली मुद्रा है वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है या वो इस बात का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध उसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने 6 वर्ष की घनघोर तपस्या की और उस घनघोर तपस्या के दौरान हमें काम के देवता मार ने कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने संकल्प से डिगा नहीं, और ये धरती इस बात का गवाह है। ठीक है, भूमि स्पर्श की मुद्रा यानी भूमि को वो गवाह बना रहे, साक्षी बना रहे हैं कि ये जो है साक्षी है कि हमने किन विषम परिस्थितियों में भी हमने अपने संकल्प से मैं अपने आप को नहीं हटाया। ठीक है, काम के देवता मार, यानी कि भूमि स्पर्श की मुद्रा किस बात का प्रतीक है, वो प्रतीक है काम के देवता मार पर महात्मा बुद्ध की विजय का। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे देखिए गांधार कला शैली की सबसे खास विशेषता थी, हमने बताया मानव शरीर का यथार्थ निरूपण। आप देखिए कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई बनावटीपन है, वो मानव शरीर का यथार्थ निरूपण है। यही वजह है कि बुद्ध की प्रतिमाओं में मांसपेशियों का सूक्ष्म उभार, ठीक है, मांसपेशियों का सूक्ष्म उभार, घुंघराले बाल, ठीक है, खुले नेत्र, पारदर्शी वस्त्र की सिलवटें, ये सब किसकी विशेषता हो जाएगी, गांधार मूर्ति कला शैली की विशेषता। मैंने तस्वीर लगा दी, अब शायद अब जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। और पूरे YouTube में आप सर्च कर लीजिएगा, ये कोई अपनी मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं है, आप खुद देखिएगा, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मैं आपको किस दिशा में और कितना साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इतिहास और कला ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इसको आप समझ सकते हैं। आप लोग खुद भी जानकार हैं, खुद भी आपको पूरी दुनिया देखिए, अब जो है ना पूरा संसार आपके सामने में, YouTube सर्च करिए गांधार कला शैली कुछ भी, और उसके बाद देखिए लेक्चर्स किसका क्या है। टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन टाइम मैं आपको कोई अनर्गल प्रलाप करने के लिए नहीं देता हूं, मैं कई बार रिवीजन कराता हूं, कई बार बोलता हूं चीजें, ताकि वो बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए गांधार मूर्ति कला शैली की और विशेषता समझिए। कुछ प्रतिमाओं में तो बुद्ध की मूंछें, ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं है। और देखिए यहां पर ये बुद्ध की देख रहे हैं, ये मूर्ति है, ये घुंघराले बाल है तो गांधार कला शैली, खुले नेत्र है तो गांधार कला शैली, और इसके बाद यहां पे देखिए मूंछें लगी हुई है ना, ये मूंछें बनी हुई है, ये जो मूंछें बनी हुई है ये गांधार कला शैली की विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है कि बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला शैली की विशेषता मानी जाती है, क्योंकि मथुरा अथवा किसी अन्य भारतीय शैली में बुद्ध की मूंछें नहीं बनाई गई है। ठीक है, प्रभा मंडल का निर्माण, ये ध्यान रखिएगा, प्रभा मंडल किसको कहते हैं, ये जो है ना पीछे जो देख रहे हो ये प्रभा मंडल है, और ये आपको जो है किसमें दिखेगा, मथुरा कला शैली की मूर्तियों में भी दिखेगा। ये ध्यान रखना है कि ये प्रभा मंडल, लेकिन अगर शुरुआत की बात आएगी कि प्रभा मंडल, बुद्ध की मूर्ति के सिर के पीछे प्रभा मंडल का निर्माण किस कला शैली के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, तो वो हो जाएगा गांधार कला शैली। यहां पे ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा कला शैली में नहीं होगा, ये मथुरा, लेकिन मूंछें मथुरा कला शैली में नहीं है, घुंघराले बाल मथुरा कला शैली की मूर्तियों में नहीं मिलेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है कि घुंघराले बाल और मूंछें ये किसी कला शैली में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट गांधार कला शैली। अलंकरणों का निर्माण कुछ भारतीय मूल एवं विदेशी प्रभाव, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर भारतीय मूल और कुछ विदेशी प्रभाव होंगे। ठीक है, इसलिए इसको गिंडोगिरी कहा गया, लेकिन मथुरा कला शैली में ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में बुद्ध के सिर पर पीछे बना तेजपुंज गांधार कला शैली की देन है, जो विदेशी आकृतियों से लिया गया है। ठीक है, ये चीज जो है, ये विशेषता पीछे देखेंगे, ये वास्तव में बौद्ध धर्म से और गांधार कला शैली से जो है हिंदुस्तान में अब देखिए ये चीज है, ये तीनों हमने आपको बताया था। ये अपोलो, ग्रीक देवता अपोलो है। ठीक है, ये अपोलो हो जाएंगे, ग्रीक देवता। ठीक है,
इसके बाद ये हो जाएंगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति है गांधार कला शैली में। ये मूछ युक्त बुद्ध की मूर्ति हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मूछ वाला जो है ये याद रखना है हमेशा। तो ये गांधार कला शैली की जो मूर्तियां हैं उसको हमने एक जगह पे जो है वो कर दिया। तो आप समझ में आ रही है कोई बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं गांधार मूर्ति कला शैली का एक कंक्लूजन है कि अपने चरमोत्कर्ष काल में, ठीक है, अपने चरमोत्कर्ष काल में गांधार कला ने कई अन्य क्षेत्रों की कला शैली को प्रभावित किया, जैसे मध्य एशिया व चीन की कला तथा भारत की मथुरा कला शैली। ध्यान रखिएगा, भारत की मथुरा कला शैली को कुछ विद्वानों के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्रतिमा का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत ही किया गया था। अब यहां पे समझिएगा कि वास्तव में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी कला शैली में बनी, गांधार या मथुरा कला शैली में? यह एक विवाद का विषय माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गांधार कला शैली, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार मथुरा कला शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। इसलिए एक सवाल जो है वो क्या आता है, सवाल ये आता है कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी कला शैली में बनी? तो विवाद होते हुए भी ऑप्शन में गांधार और मथुरा दोनों दिया रहेगा। तो जब दोनों दिया रहेगा तो फिर मथुरा कला शैली लगाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अपने आप में समझ में, अपने चरमोत्कर्ष काल में गांधार कला ने कई अन्य क्षेत्रों की कला शैली को प्रभावित किया, जैसे मध्य एशिया व चीन। अब आप देखिएगा मध्य एशिया व चीन, क्यों मध्य एशिया व चीन की कला है? इसका रीजन आप समझिएगा। इसका रीजन ये है कि मध्य एशिया व चीन की अगर बात करें तो इसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही जो है पहली बार आपसे जब सवाल ये पूछा जाएगा कि चीन में और मध्य एशिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पहली बार किस काल में हुआ? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। सम्राट अशोक के समय में मध्य एशिया व चीन की क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आपको पता है कि कनिष्क इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय का था, और कनिष्क जो है वो पहला ऐसा भारत का शासक था जिसने मध्य एशिया व चीन तक विजय की थी। चीन के जो है रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। चीन के साथ 2 युद्ध हुए थे, दूसरे में वो विजयी रहा था। तो मध्य एशिया व चीन के क्षेत्र तक भारत का जो साम्राज्य था उसको ले गया कौन? कनिष्क। तो कनिष्क के समय में ही तो बौद्ध धर्म जाएगा ना, तो ये ध्यान रखिए। और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जाएगा, और कनिष्क यानी कुषाण के समय में गांधार मूर्ति कला शैली का जबरदस्त विकास हुआ। इसलिए उस गांधार कला शैली को उधर से वो मध्य एशिया व चीन तक जो है वो ले गया। तो मध्य एशिया व चीन की जो कला शैली है बुद्ध की, वो भी गांधार कला शैली से प्रभावित है, और भारत की मथुरा कला शैली भी है ही है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत ही किया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार, बड़ा अधिकांश विद्वानों के अनुसार वो हो जाएगा किसमें? गांधार मथुरा कला शैली। आप देखिए मथुरा कला शैली ये दूसरा है। मथुरा कला शैली हमने आपको बताया, मथुरा ही एकमात्र ऐसा तीनों में केंद्र है जहां ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का केंद्र रहा। इसलिए मौर्योत्तर काल में यहां पर विकसित होने वाली मूर्ति कला की जो वर्ण विषय वस्तु है वो सभी धर्मों से संबंधित रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इस कला शैली का जन्म ईसा पूर्व प्रथम सदी के अंतर्गत हमने आपको बताया हिंद यूनानियों के संरक्षण में हुआ, और गांधार कला शैली की तरह इसका भी वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ। यह रिपीटेशन है, हमने आपको बता दिया। मथुरा कला शैली की मूर्तियों की विशेषता समझिएगा। सबसे पहली विशेषता सर्वतोमुखी। सर्वतोमुखी का मतलब है कि जिसके चारों तरफ घूमकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मूर्तियां जो कि चारों तरफ से देखे जाने योग्य होता है उसको सर्वतोमुखी कहा जाता है, यानी वो गोलाई में बनेगा। जस्ट इसका एग्जांपल आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए ये है, ये आप देखिएगा यहां पर ये मूर्ति देखिएगा, ये चार इधर भी बनी है, इधर भी, उसके पीछे भी, इसके पीछे, तो इसको चारों तरफ घूमकर आप देख सकते हो। तो इसको हम कहेंगे सर्वतोमुखी। ये जान लीजिएगा, इसी को अयाग पट्ट कहा गया। अयाग पट्ट का मतलब है कि मिट्टी की जो है एक परत जैसी होगी, और उसमें जैसे यहाँ पे देखिए महावीर बैठे हुए, तो वहां पर जो है वो आकृतियां उकेरी जाएगी। मथुरा कला शैली में देखिए हमने आपको बताया ना कि इसके पीछे भी आभा मंडल है। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं ये यहाँ पे घुंघराले बाल नहीं है, पगड़ी से है लेकिन घुंघराले बाल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा मथुरा कला शैली। और मथुरा कला शैली की मूर्तियों में ये जो सिंह है, यहाँ पर सिंह का अंकन जो है वो जरूर होगा मथुरा कला शैली की मूर्तियों में। यानी सिंह का अंकन जिस भी कला शैली में होगा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में या महावीर की मूर्तियों में, महावीर की मूर्तियों में ध्यान रखिएगा, तो वहां पर जो है वो क्या होगा कि वहां पे सिंह का अंकन होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखकर आपको पता भी होगा कि जो 24 तीर्थंकर हैं उस 24 तीर्थंकर के हर एक तीर्थंकर के अपने अपने प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प हो गया, ठीक है। इसी तरह से महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है, तो सिंह का अंकन है तो वहां पे महावीर हो जाएंगे। तो ये हो गया फिलहाल। तो चलिए मैं आपको गांधार मथुरा कला शैली के बारे में आपको बता दूं कि ये हो गया। इसके बाद मथुरा कला शैली की विशेषता, तो सबसे पहली बात सर्वतोमुखी है, यानी गोलाई में निर्मित है, अर्थात उनको चारों ओर से देखा जा सकता है। सिर के बाल व मूछें नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिमाओं के जो शीर्ष है वो केश रहित है, कुछ में यदि है तो बाल घुंघराले कदापि नहीं है, ध्यान रखिएगा। घुंघराले बाल, मूछें, ये गांधार कला शैली की विशेषता है। बाल गांधार कला शैली की विशेषता है। मथुरा कला शैली में घुंघरा बाल नहीं है, लेकिन कुछ में अगर बाल है भी तो वो घुंघराले नहीं है, कर्ली हेयर नहीं है। वस्त्र शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसका एक छोर बाएं हाथ में है तथा दायां हाथ अभय की मुद्रा। अभय की मुद्रा का मतलब है आशीर्वाद की मुद्रा, ठीक है। इस तरह से पालथी मारकर ये ध्यान की मुद्रा। महात्मा बुद्ध की ये मध्यमा और ये कनिष्ठा प्लस अंगूठा, ये दोनों इस तरह से होगा और ये सीने से लगा हुआ है बुद्ध की मूर्तियों में, देखिएगा। इसको कहते हैं उपदेश की मुद्रा, ठीक है। और भूमि स्पर्श की मुद्रा फिर से बता दिया, काम के देवता मार पर विजय का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आंखें अर्ध खुली है, सिर के पीछे आभा मंडल का मुद्रांकन हुआ है जो कि प्रायः सादा है। क्लियर है। इसके बाद देखिए विशेषता, गांधार शैली में बैठी हुई बुद्ध मूर्तियां पद्मासन अथवा कमलासन है, लेकिन मथुरा शैली में बुद्ध का हमेशा सिंहासन, बुद्ध का, ठीक है, सिंहासन है ना कि कमलासन, ठीक है। सिंहासन है, खड़ी प्रतिमाओं में पैरों के मध्य सिंह की आकृति का अंकन है। तो बुद्ध की भी मूर्तियों में ध्यान रखिएगा कि वहां पर भी सिंहासन है, सिंह का आसन है, कमलासन नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मथुरा कला शैली की और विशेषता। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अयाग पट। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये IAS कि मेंस में भी जो है शॉर्ट नोट्स जब आते थे तब ये पूछा गया था अयाग पट, और प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। अयाग पट का संबंध जिनों की पूजा के लिए, जिन मतलब आपको मालूम है ना, महावीर ने अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वो विजेता यानी जिन कहलाए, और तब उनके द्वारा संरक्षित धर्म को जैन धर्म के नाम से पुकारा गया। तो अयाग पट या पूजा शिला पट, यानी ऐसे शिला पट जो पूजे जाने योग्य, इस प्रकार के अयाग पट मथुरा कला की निजी देन है। बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना है कि अयाग पट का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। अयाग पट का संबंध किस कला शैली से है, मथुरा कला शैली से है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और मथुरा के ही कंकाली टीला से, बताया था ना, कंकाली टीला से भी अनेक जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। महावीर तथा अन्य जैन तीर्थंकरों के ध्यान मग्न अवस्था का सुंदर निरूपण यहाँ की मूर्तियों में हुआ है। और विशेषता हमने आपको बताया था, देखिए ये जो है ना कनिष्क की सिर विहीन मूर्तियां, ये कनिष्क की है और ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मथुरा से। और ये मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियां हैं। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि सिर विहीन कुषाण कालीन कौन से शासक की सिरविहीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई है। और हमने आपको बताया कि मथुरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, ब्राह्मण देवताओं से में सूर्य लक्ष्मी इत्यादि देवताओं में, सूर्य देवियों में सूर्य लक्ष्मी इत्यादि के साथ साथ यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। मथुरा कला में नाग और यक्ष नामक लोक देवताओं का, ये सब चीज़ें देखना है। धर्मेतर विषयों में हमने आपको बता दिया कि कनिष्क की मूर्तियाँ जो है वो क्या है कि यहाँ से प्राप्त हुई है। क्लियर हो गया। अब दोनों में देखिए मथुरा कला शैली, ये जैन धर्म का या महात्मा बुद्ध का जो है वो क्या है कि अगर आप देखिए तो आपको जो है
ये समझ में आ जाएगा। देखिए बाल वगैरह सब आपको पता चल रहा है, इसमें घुंघराले बाल नहीं, सिंहासन है, सिंह जो है आसन। इसके बाद यही है अयागपट्ट है, और वो सर्वतोमुखी, ठीक है, जैन धर्म की, ये सर्वतोमुखी है, ये जैन धर्म की मूर्ति, ये बुद्ध की मूर्ति है एग्जैक्टली जो है, ये बुद्ध की मूर्ति, ये जैन धर्म की। तो देखिए ये नग्न अवस्था में है, ठीक है, ये जो है दिगंबर जैनी है। अब यहां पे देखिए दोनों में क्या अंतर है, अब हमने आपको दिखा दिया, अब दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी समझ लीजिए। मथुरा कला शैली ये क्या है, पूर्णतः भारतीय। हमने आपको बताया था ना कि गांधार कला शैली से अमरावती कला शैली में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कला शैली का भारतीयकरण होता है। तो मथुरा कला शैली पूर्णतः भारतीय है, जबकि गांधार शैली विदेशी। गांधार शैली में बुद्ध को अपोलो के समान बनाया गया, रिवीजन हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रही है बात। इसके बाद दूसरा, मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध के केशों तथा मूंछों का अंकन नहीं है, जबकि गांधार शैली में मूंछों की प्रधानता दी गई है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी है, आदर्शवादी हो गया, ठीक है, आदर्शवादी। और यहाँ पे देखिए गांधार कला शैली यथार्थवादी, दोनों में देखिए अंतर क्या है। आदर्शवादी जब हम कहेंगे और यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने बताया मानव शरीर का यथार्थ निरूपण जैसा है वैसा आपको उसमें, जब धर्म के दृष्टिकोण से चश्मे से जब आप उस मूर्ति को देख रहे थे तो आपको उसमें स्पिरिचुअलिटी को उभारना था, और वो चीज गांधार कला शैली जो है वो अनसक्सेस रहा उसको उभारने में। बट मथुरा कला शैली अध्यात्म और आदर्श जो है, जो कहते हैं ना कि धर्म का अपना एक आदर्श होता है, मोक्ष को प्राप्त करना, अध्यात्म या सांसारिकता से धीरे धीरे उन्मुक्त होकर फिर हम क्या है कि वो हम जो है आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो, ठीक है, हम हमारा जो है निवृत्ति मार्गी दृष्टिकोण हो, पलायनवादी दृष्टिकोण हो, ये सब धर्म की एक विशेषता जो है वो क्या है कि मानी जाती है। तो वो उसका निरूपण जब इस तरह का निरूपण होगा तो वो आदर्शवादी हो जाएगा, और मानव शरीर का यथार्थ निरूपण तो यथार्थवादी हो जाएगा गांधार कला शैली। मथुरा कला शैली आदर्शवादी है। मथुरा कला शैली में भावा भी व्यंजना है, तो गांधार शरीर में शरीर के अंग प्रत्यंगों तथा मांसपेशियों के अंकन पर बल दिया गया। यानी कि बस शारीरिक बनावट पर ध्यान दे रहे हो तो इसका मतलब है सांसारिक, और जब भाव भी व्यंजना करते हो, भाव की अभिव्यक्ति करते हो, वहां आदर्शवादी हो जाता है। भारतीय कला शैली में गांधार शैली अस्थायी है, जबकि मथुरा कला शैली आगे आने वाली भारतीय कला की प्रेरणा बनी, ठीक है। अब देखिए अमरावती कला शैली की बात करें तो अमरावती कला शैली कृष्णा व गांधार, पहले तो आपको पता होगा अमरावती पहले आंध्र प्रदेश में था, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई, बट तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद। यानी कि पहले जो पूरे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होती थी, अब वो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो हो जाएगा अमरावती। और कृष्णा व गोदावरी नदी के मुहाने, डेल्टा के मुहाने पर स्थित आंध्र प्रदेश के अमरावती नगर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती नगर में इसका विकास हुआ, इसलिए अमरावती कला शैली। और नागार्जुन कोंडा भी एक जगह है इसकी गतिविधियों का केंद्र रहा। हमने अब बता दिया निर्माण सामग्री के रूप में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। इस कला शैली का उद्भव यद्यपि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक विकास ईसा की 2री व 3री सदी में हुआ, और मुख्य रूप से सातवाहनों और कुछ इक्ष्वाकुओं ने, ठीक है, इक्ष्वाकुओं ने भी और व्यापारियों ने भी इसे अपना संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। अमरावती कला शैली में बस यही चीज समझिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अमरावती कला शैली में निर्मित मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य और सांसारिकता को काफी महत्व दिया गया था। हमने आपको बताया ना कि इसका जो विषय वस्तु है वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया तो वहां पर सांसारिकता का जो है बहुत ही ज्यादा उसका निरूपण हुआ, उसको उभारा गया। इसलिए यहां मूर्ति कला के अलावा प्राकृतिक दृश्यों का भी निरूपण हुआ है। अमरावती कला शैली में कलाकारों ने कला को कला के लिए बता दिया था कि आदर्श को अपनाया। हाव भाव शरीर सौंदर्य के दृष्टिकोण से यह अन्य समकालीन शैलियों से श्रेष्ठ है। नारी सौंदर्य के विवेचन में यह मथुरा कला शैली से आगे है। इसका देख लीजिए, मूर्तियां देख लीजिए, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली, इन तीनों का कंपैरिजन करिएगा तो अमरावती कला शैली में मूर्तियों का निर्माण बहुत ही खूबसूरत है। नक्काशी देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और जब मैंने आपको
जब स्तूप की बात बताई थी तो स्तूप में हमने अमरावती कला शैली के अंतर्गत जो स्तूप बने हैं वो सफ़ेद संगमरमर से बने हैं, मूर्तियां जो बनी हैं वो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। यानी कि अमरावती कला शैली में चाहे स्तूपों का निर्माण यानी वास्तुकला हो या फिर जो है कह सकते हैं कि मूर्ति कला शैली हो, इसमें जो है वो क्या है कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर आप ये कह सकते हो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो 3 कला शैली का विकास हुआ उसके संबंध में उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उन बातों के संबंध में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि ये पेशकश भी अन्य पेशकश की तरह ही आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। पर्पस यही है कि मैं कितना और किस तरह से वो कौन सा तकनीक अपनाऊं कि जिससे आपको बातें आसानी से समझ में आ जाए, जो ना कभी समझी गई ना ही कभी जिसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो कैसे उसमें इंटरेस्ट पैदा करना यह हमारी जिम्मेदारी है, और प्लस कैसे मैं आपको अपनी बातें या उससे जुड़ी हुई जो बातें वो समझा दूं, यही हमारी कोशिश हमेशा रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और बेहतर भविष्य के निर्माण में उस समझदारी का प्रयोग कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कल मैं फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.